इस्लाम और सारी दुनिया के मुसलमान या तो इस चीज का गम मना सकते हैं कि खमेनी मारा गया, या फिर इस चीज के सेलिब्रेशंस कर सकते हैं कि खमेनी की सोच शायद इस तारीख में खत्म हो सकती है। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. उसने उन 11-11, 12-12 साल के लड़कों को माइन फील्ड्स के अंदर चलाया, फौजें पीछे हैं और आगे 11 साल का बच्चा चल रहा है और रेवोल्यूशन के नारे लगा रहा है। अगर यूएस ये जीत गया, करण, कैन यू इमेजिन इनका थॉट प्रोसेस किस लेवल पे होगा? ये अलग ही गेम खेल रहे हैं। इनका जिसका मन कर रहा है ये उसको उड़ा रहे हैं। Tonight, Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders are now dead. एंड सो अगर आप एपिक फ्यूरी, रोरिंग लायन, सिंदूर, इन तीनों को एक ही लेंस से देखो तो इट इज द फाइट अगेंस्ट टेरर। एक बंदे का टेररिस्ट दूसरे का मार्टर हो सकता है, एंड जब डिस्ट्रक्शन होता है ना वो 0-1 होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ग्रे कभी नहीं होता है। एंड दैट गेट्स मी टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, is America exerting excessive power or taking back its power? But you know what? We'd still be winning and winning big. And that is why I'm of the opinion that through this pain is... करण, एक चीज है, पिछले 72 घंटे से करण की एक भविष्यवाणी है जो मैं बार बार सुन रहा हूं। एवरीबडी इज सेइंग कि आगे आने वाली दुनिया बड़ी डिस्टेबलाइज थी, बड़ी परेशान, पेनफुल लगने वाली है, मगर करण उसका बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहा है। करण की भविष्यवाणी ये निकली है, एंड वेरी बोल्ड प्रिडिक्शन मेड बाय करण, कैटेगोरिकली ऑन द रिकॉर्ड, कि आगे आने वाला समय बहुत पीसफुल और प्रोस्पेरिटी वाला होने वाला है। हाउ डू यू कम देयर? राइट योर रीजन। आई एम ग्लैड आपने वो पीस पकड़ा, बिकॉज इतने बड़े युद्ध में टू फोकस ऑन पॉजिटिव्स बहुत मुश्किल होता है। करेक्ट। इसका एक रीज़न है, पर उस रीज़न के लिए जाने के लिए थोड़ा सा पीछे जाएंगे, एंड देन I'll seek your help and guidance also because real life experience आपका है। बट थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, ये जो अभी युद्ध चल रहा है, ये तो है नहीं कि सब ने उठ के एक दिन सोचा 25 दिन पहले कि चलो धावा बोल दें, ऐसा तो था नहीं। उससे 1 साल पहले 12 दिन का युद्ध भी चला, where the Israelis and Americans hit न्यूक्लियर साइट्स। उससे पहले 3 साल से हिजबुल्लाह, हमास, सीरिया, हूती सब चल रहा है। तो आज जहां हम हैं उसका जेनेसिस कम्स फ्रॉम 7 अक्टूबर 2023। ये जानना बहुत जरूरी है। राइट। एग्जैक्टली जैसे जेनेसिस रशिया यूक्रेन को लोगों को लगता है कि वो युद्ध 21-22 में चालू हुआ, मगर वो स्टार्ट 14 में ही हो गया था क्रीमिया के एनेक्सेशन से। एंड द पॉइंट आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऑलवेज कन्वे टू एवरीवन इज, आप जो चीज़ उस वक्त देख रहे हो उसका सीड मिनिमम 3 साल पहले बो दिया गया है। तो स्टार्ट ये है कि हमास ने इजराइल पे धावा बोला और 1500 लोग आए, 1200 लोगों को मारा, 400 लोगों को होस्टेज ले गए 2023 में। उसके बाद इजराइल ने डिसाइड कर लिया कि ये अब टेररिज्म नहीं है, ये स्टेट ऑफ वॉर है, एक्ट ऑफ वॉर है। ठीक है। अब इजराइल ने जब डिसाइड कर लिया कि एक्ट ऑफ वॉर है, तो उसके जितने भी रिवर्सल्स हैं, जो भी एक्शंस हैं, वो सारे के सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए वंस एंड फॉर ऑल। बिकॉज इजराइल अब ऐसा देश है जिसने डिसाइड कर लिया है कि ये जो हुआ है ये अगले 50 साल तक कभी फिर से ना हो। मतलब प्रॉक्सी कोई नहीं है, ये स्टेट है, नहीं छोड़ेंगे, ये फाइट टू द फिनिश है। ओके। एंड इसका जेनेसिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम, इन्होंने 45-47 साल से टेररिज्म को बहुत झेल लिया है। एग्जैक्टली जैसे इंडिया ने 45 साल से पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिज्म बहुत झेल लिया है। अब दोनों प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिक नेशंस के दे आर द लीडर्स, बोथ हैव डिसाइडेड कि अब बस ये है जेनेसिस। एंड दैट इज व्हाई माय बोल्डेस्ट प्रेडिक्शन कि अगर दोनों ने ही डिसाइड कर लिया है, दोनों ही टेररिज्म के शिकार देश हैं, राइट, और अगर दोनों बोल रहे हैं कि अब हम इसको अलाउ ही नहीं करेंगे, सो द ओनली थिंग दैट कैन हैपन ऑन द अदर साइड इज कि ये मॉडल खत्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का मॉडल ही खत्म हो जाएगा। यू कैन हैव लोन वुल्फ अटैक, वो हो सकता है, वो चलता मगर आइसिस, हरकतुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद,
अल कायदा, ये जितने भी स्टेट स्पॉन्सर्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं, उसका 50 साल का मॉडल अब ख़त्म हो रहा है। और जब वो ख़त्म होगा, देन ऑन द अदर साइड आप देखेंगे कि दहशत की जितनी भी घटनाएं हैं कम होती जाएंगी और निवेश बढ़ता जाएगा, बिकॉज उस देश में जहाँ पे टेररिज्म होता है वहाँ पे निवेश कभी नहीं होता। कभी नहीं होता, ठीक है। तो वो मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों देशों ने डिसाइड कर लिया है कि चाहे कोई भी कॉस्ट हो, अब वो कॉस्ट बेयर करने को तैयार हैं, बिकॉज दूसरे साइड को ये कॉस्ट झेलना ही पड़ेगा। दैट इज वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। तो एक तरफ तो जंगें चल रही हैं, मगर दूसरी तरफ एक और अंग्रेजी की लड़ाई चल रही है। एक लेजिटिमेट टारगेट नाम की चीज होती थी कि युद्ध में या युद्ध ना भी चल रहा हो तो आप किन जगहों पर अटैक कर सकते हैं। अब स्पेशली जब प्रॉक्सीज के थ्रू कोई लड़ाई कर रहा हो, जैसे पाकिस्तान हमारे साथ करता है, और आपने अभी ये पॉइंट आउट भी किया कि जब हमारे साथ प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ाई हो रही थी, कोई लश्कर तैयबा खड़ा हो जाता था, कोई जैश ए मोहम्मद, और फिर अचानक एक दिन आपने मुरीदके को चेक उड़ा दिया, दिया। तो वो आपने सडनली बोला कि भैया हम ये मानते ही नहीं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये मानते हैं ये एक्सटेंशन ऑफ स्टेट है, और अगर एक्सटेंशन ऑफ स्टेट है तो लेजिटिमेट टारगेट है। और उसी डेफिनेशन में सुदीप, एक्सटेंशन ऑफ टारगेट ऑल्सो बिकम्स मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, बिकॉज वो सपोर्ट करते हैं मुरीदके को। सो तीसरे दिन पे जाके जब भारतीय वायुसेना या फिर भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने जो लास्ट डे पे अटैक किए, Right. वो मुरीदके पे तो नहीं करे, वो सीधे ही जाके सीधे military air installations bases पे, करे हाँ, थे। ठीक है। सो द डॉक्ट्रिन हैज शिफ्टेड कि करेक्ट। अगर आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करोगे तो वो एक्ट ऑफ वॉर है, एंड एज अ कंट्री वी विल नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हु स्पॉन्सर्स टेररिज्म एंड हु इज रनिंग द कंट्री। दोनों अब सेम। तो ईरान अगर इतने सालों तक 40-50 साल अब होने को आए हैं, 79 से ये कहानी चल रही है, तो अगर इतने सालों से ईरान ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि हमास कौन है मैं नहीं जानता, हिजबुल्लाह कौन है मैं नहीं जानता, सीरिया में क्या हो रहा है मैं नहीं जानता, इराक में जो लड़ाइयाँ हो रही है मैं नहीं जानता, अब वो खत्म है। वो खेल खत्म हो गया है। अब सब बोल रहे हैं हमें पता है तुम ही हो और वी विल टेक यू आउट। और दूसरी तरफ ईरान भी एग्जैक्टली यही बोल रहा है। ईरान भी ये बोल रहा है कि मैं यूएई, सऊदी, कुवैत, इराक, बहरीन, कतर, इनको यूएस से अलग नहीं देख रहा। तो मेरे लिए वो legitimate चाहे वो एग्जिस्टेंस की बैटल हो, लेकिन मेरे लिए वो लेजिटिमेट टारगेट है। तो बिल्कुल, उसने भी एग्जैक्टली बिल्कुल वही सही, चीज बोली है कि बिल्कुल अब डिस्टिंग्विश कुछ नहीं है, नो पंचेस, डिफेंस विफेंस कुछ नहीं है, छुपने का कोई नहीं, सीधे फेस पे पंचेस हैं। तो ये 23 अक्टूबर में ये बहुत बड़ी घटना हुई थी। तो नवंबर में ही मैंने एक नोट में लिखा था कि अब दोनों देशों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बिटवीन इजराइल एंड ईरान बट टू फाइट टू द फिनिश। आप ये सोच लो कि दो लोग जो हथियार लेकर, मान लो चाकू लेकर खड़े हैं और मुक्के भी मारेंगे एक दूसरे को, एक ही रह जाएगा। इसमें एक ही विनर हो सकता, ये स्टेलमेट वाला गेम नहीं है। ओके, इसमें एक विनर होगा, एक लूजर होगा। तो हम टाइम फ्रेम्स की बात ना करें, लेकिन बाद में लास्ट में खड़ा एक ही मिलेगा। एक ही मिलेगा। एक या एक के नुमाइंदे, अगर आप यूएस का एक्सटेंशन इसराइल को समझ लें, हाँ। और इसराइल को अतिशोक्ति नहीं होगी ये बोलना कि इसराइल आज की तारीख में गल्फ का थानेदार हो गया। गल्फ का सबसे बड़ी पावर वही है, जीसीसी के साथ मिलके नई रीजनल पावर पूरे मिडिल ईस्ट की वही इसराइल बनने है। वाला है। बेसिकली अगर आप पूरा बेसिक प्रिंसिपल पे आ जाओ तो बेसिक लड़ाई इज बिटवीन इजराइल एंड ईरान। बाकी सब बाइस्टैंडर हैं, स्पेक्टेटर हैं, पर कोर लड़ाई, आइडियोलॉजिकल लड़ाई एंड फिजिकल लड़ाई इज बिटवीन इजराइल एंड ईरान। उसमें एक ही खड़ा रह सकता है। ठीक है। एंड जहाँ तक मेरी समझ है, मेरे को लग रहा है कि अगर इजराइल ने ये ठान ली है कि उसको टेररिज्म ही ख़त्म करना है, तो शायद इजराइल ही विनर हो सकता है, बिकॉज ये धर्म का युद्ध भी है इन अ वे। करेक्ट। एग्जैक्टली जो हम लोग पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। तो बहुत समय से लोग ये बोलते हैं कि ये सारा का सारा जियो पॉलिटिक्स है, बट एक्चुअली इट इज रिलीजियो पॉलिटिक्स। बिकॉज रिलीजन इतनी बुरी तरह से, जेरूसलम इन एनी केस सीट ऑफ थ्री रिलीजन्स। जूइश तो वहाँ पे शुरू से थे ही थे, क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम। क्रिश्चियनिटी वहाँ से है, और वहीं पे मोहम्मद साहब ने जो जन्नत की तरफ घोड़े पे बैठ के गए थे, वो भी अलग वहीं सा। से ही है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे ये तीनों। करेक्ट। सो जहाँ पे आप बैठे हुए हैं तो तीन
बड़े दुनिया के जो रिलीजन्स हैं उनका स्टार्ट पॉइंट समझ लीजिए, या उनकी महत्वपूर्ण जगहों में से एक इस दिस इज वेयर वी आर सिटिंग. एंड सो अगर आप एपिक फ्यूरी, रोअरिंग लायन, सिंदूर, इन तीनों को अगर अब आप एक ही लेंस से देखो तो इट इज़ द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, इट इज़ आतंकवाद का खात्मा. एंड मेरे को बहुत आपत्ति होती है इस वर्ड से. मेरे को ये वर्ड ही गलत लगता है. टेररिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं है. ये जेन्युइन वॉर ही है. बिकॉज जो टेररिस्ट होते हैं वो कवर है. एक तरफ से हमने बहुत अच्छे से अंग्रेजी वर्ड ढूंढ लिया है कि भाई ये तो टेररिस्ट है, यानी कि एक बंदे का टेररिस्ट दूसरे का मार्टर हो सकता है. ठीक है, फ्रीडम फाइटर हो गया, फ्रीडम फाइटर मार्टर हो गया. हाँ. बट सुदीप, आप तो फौज से हो, आप एक सोल्जर हो, राइट? आपको हथियार की ट्रेनिंग मिली है, आपको दुश्मन को मारने का एक औजार मिला हुआ है. सेम थिंग टेररिस्ट को भी मिला हुआ है. करेक्ट. सो ट्रेनिंग में कोई फर्क नहीं है. जिस तरीके से आप जाओगे, तो मैं कहने का मतलब है कि वो वर्ड यूज करके हमने डिससर्विस करी है. इट शुड हैव बीन ऑलवेज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट सिविलियंस. ओके करण, आप मेरे को अभी धकेल रहे हो डॉट्स कनेक्ट करने के लिए. इस्लाम और सारी दुनिया के मुसलमान या तो इस चीज का गम मना सकते हैं कि खमेनी मारा गया, या फिर इस चीज के सेलिब्रेशंस कर सकते हैं कि खमेनी से पहले खोमेनी की सोच शायद इस स्टेज पे आज इस तारीख में खत्म हो सकती है. और मैं इसको थोड़ा सा इलाबरेट करना चाहता हूं. मैं किस सोच की, देखिए, इस एक आदमी ने कुरान की आयतें बदल दी. जो खमेनी से पहले खोमेनी थे, जो ईरानियन रेवोल्यूशन, इस्लामिक रेवोल्यूशन जो हुआ था, हालांकि वो रेवोल्यूशन जो था वो स्टूडेंट्स का रेवोल्यूशन था, मगर उसको हाईजैक करके ले गए खोमेनी और बना दिया उसको इस्लामिक रेवोल्यूशन, थियोलॉजिकल. अब उन्होंने उसके बाद एक चीज और की जिसने इस्लाम को शायद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया. उन्होंने कुरान की कुछ आयतों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया. कुरान में दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट. पहली चीज यह है कि खुदकुशी इस्लाम में हराम है, और दूसरा, एक निर्दोष की हत्या इस्लाम में हराम है. और दोनों को लेजिटिमाइज कर दिया. अब आप इसको देखिए, लाल किले में अगर एक आदमी उड़ गया, फट गया, उसने खुद को मारा, वो कुरान के खिलाफ था. 14 निर्दोष, वो कोई सेना के फाइटर्स नहीं थे, वो 14 निर्दोष साथ में जो गाड़ियां चल रही थी वो मारे गए, वो भी कुरान के खिलाफ था. खमेनी ने एक कंपैरिजन किया कि जब इमाम हुसैन करबला की तरफ जा रहे थे अपने 72 साथियों के साथ में, तो वो जो शहादत जो थी उसको इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया. आपने नोटिस किया होगा कि मुहर्रम का जब त्यौहार चल रहा होता है तो उस समय शिया जो होते हैं वो अपने आप को कोड़े मारते हैं लोहे की बेल्ट वगैरह से मार के, और बोलते हैं या हुसैन हम ना हुए. या उस समय वो पेनिस कर रहे होते हैं हुसैन को ये बताने के लिए कि हम आपकी कुर्बानी जो है उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको रिकग्नाइज करते हैं कि आपने हमारे लिए क्या क्या किया, और हम ये पेनिस करके अपने आप को वो याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी कुर्बानी हमारे लिए और उन 72 लोगों की कुर्बानी हमारे लिए क्या मायने रखती है. खमेनी ने बोला ये किसी काम का नहीं है, ये तब काम का है जब तुम इसको अपनी जान देने तक लेके जाओ. बड़ी थिन लाइनिंग है, बहुत थिन लाइन है दोनों के बीच में. शहादत, एक कमांडो लड़ने के लिए जाता है, दुश्मन की फौजों के साथ लड़ता है, दिन में लड़ता है, रात में लड़ता है, फौजों के साथ लड़ रहा है, वो भी अपनी जान गंवा सकता है, लड़ वो भी रहा है. और अगर उस लड़ाई में वो शहीद हो जाता है तो उसे शहीद कहा जाएगा, मार्टर कहा जाएगा. लेकिन अगर एक आदमी जिसको आपने ये बोल दिया कि, और दूसरी एक चीज, कुरान में यह भी कहा गया कि ये अल्लाह डिसाइड करेगा कि तुम कब और कैसे शहादत प्राप्त करोगे, ये अल्लाह के हाथ में. लेकिन खमेनी ने बोला कि तुम डिसाइड करोगे कि तुम कहां जाके फटोगे. तो ये जो दुनिया को फिदायीन आत्मघाती हमला, सुसाइड बॉम्बिंग, कैंसिल हो जाओगे, ये जो सुसाइड बॉम्बिंग जो दुनिया को दी है ये खोमेनी ने दी है. तो मुसलमान वर्ल्ड को ये चीज, मैं मुसलमान वर्ल्ड को ये चीज बताना चाहता हूं कि ये जो आत्मघाती हमले हैं, जो फिदायीन है,
ये कुरान में नहीं था, कुरान में शहादत थी और वो भी एक कारण के लिए थी। लेकिन जो सुसाइड बॉम्बिंग, जो आत्मघाती हमले हैं, जो फिदाइन है, उसका जेनेसिस जो था, उसकी शुरुआत जो थी वो खुमैनी की थी। और कहां से शुरू किया उन्होंने? ईरान इराक की, जैसे ही 79 में रेवोल्यूशन हुआ उसके 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर आपकी इराक के साथ लड़ाई शुरू हो गई। खुमैनी ने इनको बोला बच्चों को कि ये जो आप या हुसैन हम ना हुए, या हुसैन हम ना हुए, ये किसी काम का नहीं है, तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। जान कैसे देनी पड़ेगी? लड़के नहीं, एक कॉज के लिए, और लड़के फौजों के साथ लड़के नहीं। उसने उन 11 11 12 12 साल के लड़कों बच्चों को को माइनफील्ड्स के अंदर चलाया। माइनफील्ड के अंदर 11 11 साल, 12 12 साल के ईरानी बच्चे, तुमने अपने बच्चों को, फौजें पीछे हैं और आगे 11 साल का बच्चा चल रहा है और रेवोल्यूशन के नारे लगा रहा है। अभी भी यही हो हाँ, रहा है। अब अभी भी मैं यही हो बात रहा है। खत्म करता हूं। अब पूरी बात सुनिए कि क्या आगे क्या हुआ। उसके बाद वही 11 11 12 साल के बच्चे टैंकों के अंदर टक्कर मार के आए, वेस्ट लगा के उन्होंने टैंकों के अंदर टक्करें मारी। वीडियोज हैं। 11 11 12 साल के बच्चों को आपने ये आइडियोलॉजी दी जो इस्लाम में नहीं थी। इस्लाम में लड़ने की आइडियोलॉजी सारे धर्मों में होती है, हमेशा से धर्मों के ऊपर युद्ध चलते आए हैं, पावर के ऊपर युद्ध चलते आए हैं, मगर ये आइडियोलॉजी नहीं थी। जब आपने ये आइडियोलॉजी लगा ली, उसी समय सऊदी अरेबिया में मक्का मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ, तो ऑलरेडी सऊदी हल्का सा प्रेशर में आया। जब सऊदी हल्का सा प्रेशर में आया और उसी टाइम पे ईरान ने ये बोलना शुरू किया कि I will protect. असली इस्लामिस्ट तो मैं हूं रेवोल्यूशन, और तुम क्या इस्लाम की कहानी सुनाओगे? मैं कहानी सुनाऊंगा तुम्हारे को, और मैं ये फिदाइन वाली कहानी सुनाऊंगा। सऊदी अरेबिया केम अंडर प्रेशर, और उस टाइम पे सऊदी अरेबिया ने अपना जो इस्लाम का इंटरप्रिटेशन था उसको हार्ड लाइन किया। जो वहाबी कल्चर था वो शुरू से कॉन्जर्वेटिव था, मगर इतना कॉन्जर्वेटिव नहीं था जब ईरान के रेवोल्यूशन के बाद हुआ। जब ईरान के रेवोल्यूशन के बाद वहाबी स्ट्रांग होने शुरू हो गए, तब इन्होंने सारी दुनिया को मदरसे भेजने शुरू किए। सऊदी अरेबिया की जो फंडिंग मदरसास जो पूरे दुनिया में, इंडिया में जो इतने Including मदरसा India. जो सऊदी फंडिंग से खड़े हुए हैं, जिसमें फैनेटिज्म, जिसमें कट्टरवाद सिखाया जाता है, वो ईरान के खुमैनी के फिदाइन और ये सब जो लेक्चरबाजी थी, जिसमें उन्होंने कुरान की आयतों को ट्विस्ट करके लोगों को ये बता दिया कि सिर्फ शहादत तुम्हें जन्नत नहीं पहुंचाएगी, फिदाइन जो है वो भी तुम्हें जन्नत पहुंचाएगा। तो on that ये point- गिफ्ट है on that इस point, सोच की। इस बात को अगर आप एक सेकंड, आपने वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग यूज किया, इस सोच की। ये जो युद्ध चल रहा है, ये सोच को ही खत्म करने का युद्ध चल रहा है, एंड दैट्स अ बिगर युद्ध देन जो फिजिकल, ये जो काइनेटिक वॉर से बड़ा ये युद्ध है, ये सोच को बदलने वाला। बिकॉज अगर सोच बदलेगी तभी जाके नीयत बदलेगी, और नीयत बदलेगी तो फिर जाके प्रोग्रेस होगा। करेक्ट। मेरे हिसाब से सोच बदलने का भी टाइम आ गया है, बिकॉज इतने बड़े अटैक्स हो चुके हैं, रिटेलिएटरी अटैक्स, कि जो ईरानियंस हैं, और फॉर दैट मैटर द पाकिस्तानीज हैं, जो भी स्पॉन्सर्स ऑफ द सोच हैं, अब उनके ऊपर कॉस्ट इतनी बढ़ गई है दैट अगर इन्होंने इसको रीअडॉप्ट नहीं किया तो वो देश ही बचने की उम्मीद कम है। करेक्ट। एंड आई थिंक सोच बदलने का ये ही एक ऑप्शन था, बिकॉज 50-50 साल तक इसराइल ने भी इसको, अमेरिकन ने कितना इसको बेयर अप किया है। बेरूट में 280 गए थे, हाँ। 9/11 हो चुका है, इंडिया का तो खैर लिस्ट ही इतनी लंबी है। एंड दैट इज वाई आई एम सो होपफुल कि जब सोच बदलेगी तो जो, अब देखो ईरान में कोई एलाई नहीं बचा ईरानियन, सारे मुस्लिम नेशन अब यही चाहते हैं कि ईरान खत्म ही हो जाए वंस एंड फॉर ऑल। करेक्ट। तो आपने बेरूत बोला और आपने बाकी सारे मुस्लिम नेशंस का बोला कि ये सब, यूएई ने बोला, सऊदी अरेबिया ने बोला, फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल, फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। अब आप देखो, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाता हूं। आपने बेरूत बोला इस वजह से क्योंकि लेबनान में मैं सर्व कर चुका हूं। हम बार बार इस पूरी प्रॉब्लम के पीछे हम बोल रहे हैं ये सारी ईरान की खड़ी हुई है। नहीं, ईरान में खुमैनी ने एक मॉडल निकाला फिदाइन वाला, कि भाई मैं फट सकता हूं और मैं निर्दोषों को भी साथ में खत्म कर सकता हूं, मैं खुद भी खत्म हो जाऊंगा, 4 निर्दोषों को साथ में लेकर खत्म होऊंगा। ये चीज ऑब्जर्व कर रहा था एक आदमी सीरिया में बैठा हुआ, असाद, ये जो अभी असाद रशिया भागा है, इसके पापा, जो उस समय अरब वर्ल्ड का एक स्ट्रॉन्ग लीडर माना जाता था, काफी स्ट्रॉन्ग लीडर माना जाता था, आयरन फिस्ट से रूल करता था, जिसका अमेरिका के साथ थोड़ा मनमुटाव चल रहा था।
जब उसने ये रियलाइज किया कि बॉस ये क्या पत्ती खेल गया ईरान वाला, उसी टाइम पे लेबनान के अंदर इजरायलियों ने हमला बोला, बेरूत तक पहुंच गए, और बेरूत में दो पीएलओ के कैंप होते थे, शटीला और एक और कैंप था, जिसके ऊपर क्रिश्चियन एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। उस समय गृह युद्ध चल रहा था। हाँ, बिल्कुल। जो पैलेस्टीनियंस थे उनको भगाया, वो पैलेस्टीनियंस भाग के घुस गए लेबनान में। लेबनान में वो जीप में अपनी बंदूकें लगा के घूम रहे थे, उन्होंने लेबनीज को कूटना शुरू कर दिया। ठीक है, जब वो, क्योंकि हथियार था, लेबनीज तो खाली हाथ घूम रहे थे, ये फ्रीडम फाइटर थे फिलिस्तीन के, तो ये हर जगह गुंडागर्दी करते घूम रहे थे, लड़कियां छेड़ रहे थे, लड़कियां उठा के लेके चले जाते थे। तो क्रिश्चियन इनसे परेशान थे, तो क्रिश्चियंस ने एक लड़ाई इनके साथ शुरू की जिसमें सपोर्ट दिया इजराइल ने, और सपोर्ट देते देते वो पहुंच गए बेरूत तक, और इजरायली डिफेंस फोर्सेस बाहर खड़ी हुई थी। क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन मिलिटेंट ग्रुप था वो अंदर चला गया, और उन्होंने वहां पे किया मैसेकर पीएलओ का। जो पैलेस्टीनियंस वहां पे थे उनको अच्छे से उन्होंने गाजर मूलियों की तरह काटा। उस समय अमेरिका में था रेगन ने ये सुना तो सारी दुनिया ने ये बोला कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम इजराइलीज को किसी मैसेकर के साथ इन्वॉल्व किया गया था। तो जैसे अब हम बोल रहे हैं कि जेनोसाइड हो गया, उस टाइम का जो जेनोसाइड था वो शटीला कैंप का जो था वो माना जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि सारी जिंदगी तुम ये बोलते आए हो कि तुम्हें काटा जा रहा है, अब क्रिश्चियंस मुसलमान को काट रहे थे और तुम बाहर खड़े देख रहे थे, सो यू वर पार्टिसिपेंट। रेगन डर गया, रेगन ने फटाफट अमेरिकन वहां पे भेजे। जैसे ये अमेरिकन बेरूत पहुंचे, बेरूत को सीरिया वाला अपना बैकयार्ड समझता था कि ये तो मेरा ही है, तो इसको अचानक चिंता हुई कि अगर अमेरिकन मेरे बिल्कुल पड़ोस में आके बैठ गए तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन करूं क्या। फिर इसके दिमाग में बल्ब चमका कि एक खमेनी नाम का आदमी है जिसने एक साल में, उस समय खमेनी के पांव बड़े कमजोर थे, तो इसने खमेनी का मॉडल देखा कि अच्छा इसके पास तो वो बंदे हैं जो इस्लाम के नाम पे फटने को तैयार हैं। जो बेरूत की बॉम्बिंग हुई थी जिसमें 251 मरीन, यूएस एम्बेसी वाला जो अटैक था, जो मरे थे वो सीरिया की रिक्वेस्ट पे ईरान के लोग आए थे, और पहली बार आपने नाम सुना था हिजबुल्लाह। दैट इज वेयर हिजबुल्लाह स्टार्टेड। और अच्छा, और उससे एक चीज और ऐड कर देता हूं, ये सारे के सारे जो बोल रहे हैं कि अगर गलती से भी इस बार ईरान जीत गया तो तबाही मच जाएगी, वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब पिछली बार हुआ था ये तब हुआ था जब ये 251 अमेरिकन मारे गए थे, क्योंकि उसके 4 रेगन को समझ नहीं आया क्या हुआ, क्योंकि दुनिया ने उस टाइम तक देखा नहीं था कि बंदे आके फट जाएंगे हमारे ऊपर। उन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी, उन्होंने मिसाइल भी मारे थे, बॉम्ब भी मारे थे, एटम बॉम्ब भी मारे थे, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि कार आएगी, फट जाएंगे लोग। तो अब ये 4 महीने के अंदर अमेरिकन को समझ नहीं आया क्या करना है, और वो वहां से बोरिया बिस्तर पैक करके भाग गए। जब अमेरिकन वहां से भागे हैं, असाद को अचानक लगा मैं तो जीत गया, अपुनी भगवान है। एंड दैट इज द टाइम, ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस आप सुनते हो, शिया आर्क और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हम ईरान करे जा रहे हैं। वो आदमी जिसने इसको फैक्ट्री बनाया, फैक्ट्री ऑफ फिदाइन, फैक्ट्री ऑफ आत्मघाती हमला, वो असाद था। और उसने फिर इन सबको इकट्ठा करके, एंड उसके बाद ईरान से हिजबुल्लाह से सीरिया, हमास, ये सारी की सारी एंड जैश, और फिर दूसरी साइड से सुन्नियों के आत्मघाती शुरू हो गए, फिर सुन्नियों के फिदाइन आ गए। बट ये अगर आप देखो 50 साल की जो गुत्थी है, इतना थ्रेड वोवन है, या तो थ्रेड को धीरे धीरे खोलो या थ्रेड ही उड़ा दो। एंड आई थिंक दैट्स वेयर द वर्ल्ड हैज रीच, कि अब हम थ्रेड ही उड़ा रहे हैं। नहीं, थोड़ा डिटेल में बताओ, you have to detail out. What do you want to say? I think what I'm trying to say is that एक पेशेंस लेवल के बाद, एक्चुअली थोड़ा स्टेप बैक करता हूँ, अगर आप कॉर्पोरेट की दुनिया में आओ, किसी भी ढंग की कंपनी के जो लाइफलाइन होती है वो 40 से 50 साल तक की होती है। ढंग की कंपनी 25 से 30 साल तक चलती है, बहुत अच्छी कंपनी 50 साल चलती है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंपनी 100 साल तक चलती है। 100 साल वाली पुरानी कंपनियां बहुत कम है। GE जैसी एक कंपनी है 100 साल पुरानी है, HSBC शायद 150 साल पुरानी है। ऐसे गिन के दुनिया में बहुत कम कंपनियां होंगी। अच्छा, अगर वो ही बिजनेस मॉडल आप अब
टेररिज्म की फैक्ट्री पे लगाओ, तो वो जो फैक्ट्री थी उसका बिजनेस मॉडल 50 साल तक चल गया। तो ओके, मैं कह रहा हूँ वेरी इंटरेस्टिंग एनालॉजी। डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग मॉडल ठीक है। फॉर क्रिएशन ऑफ एन अदर मॉडल, ये हो रहा है। एंड जब डिस्ट्रक्शन होता है ना, वो 0-1 होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ग्रे कभी नहीं होता है। तो आप बोल रहे हो एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो ये प्रॉक्सीज के ये थ्रू जो था, खत्म है, ये वंस एंड फॉर ऑल। अब आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आप क्या कर रहे हो, हाँ, और एंड उसका जो परिणाम है भुगतना पड़ेगा। एंड उसका परिणाम आपको और मुझे भुगतना ही पड़ेगा, जैसे गैस की प्राइस, ये प्राइस, वो प्राइस, एग्रीकल्चर। तो दैट्स अ स्पेस वी हैव टू गो थ्रू, बिकॉज आपको अदर साइड पे यू वांट के आपके ऊपर कोई अटैक ना करे आगे। करेक्ट। एंड दैट इज व्हाई आई एम ऑफ द ओपिनियन के थ्रू दिस पेन इज डेकेड्स ऑफ गेन। एंड एज सिविलियंस, एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये हमारे को ये पेन से गुजरना ही पड़ेगा, सो दैट वी हैव लास्टिंग पीस। एंड दिस इज टू स्मॉल अ प्राइस टू पे फॉर लास्टिंग पीस। ये मेरा दृष्टिकोण है, वेयर आई एम थिंकिंग दैट इफ, और मान लो ये सक्सेसफुल हो जाता है, मान लो, विच लुक्स लाइक, कैन यू इमेजिन फॉर द नेक्स्ट 25-30 years number of attacks come down, राइट। people start looking at each other more as maybe as collaborators करेक्ट। and not as enemies. अब सोचो जो ऑयल की जो इकोनॉमी है वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है उसके बाद। सो ये जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई अगर कम होती गई तो उसके जो पैसे हैं वो कहाँ पे जाके निवेश होंगे? फैक्ट्रियों में, जॉब्स में, एआई में, एंड हेंस प्रॉस्पेरिटी में। तो ये टोटल डिस्ट्रक्शन विल लीड टू ग्रेट क्रिएशन। तो बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि जो एक पॉपुलेशन ऐसी थी जो सारी दुनिया को मिडीवल एजेस में खींच रही थी, पहले उससे निपटाओ, सोच को, उस सोच को निपटाओ, उस सोच को निपटाओ। सबसे पहले तो सोच को निपटाओ, जो कि होपफुली थ्रू युद्ध ओनली ही खत्म क्योंकि होगी। ईरान में जो लीडर्स अब नेक्स्ट आएंगे, मेरी सोच ये कहती है कि यार वो भी तो त्रस्त होंगे, वो भी तो अगर एक रिजीम ऐसी है जिसने 2 दिन में अपने 30,000 आदमी मार दिए अपने। अब प्लीज गो बैक टू World War II, राइट। ओके। फर्स्ट ईयर में मान लो एलाइज ने हिटलर को मार दिया होता, गोबल्स उड़ गया होता, गेम खत्म था। हाँ, सोच खत्म थी। Goebbels gone, Hitler gone, the Reich gone, the Nazi party gone, Goering gone, okay. Goering gone, the entire German Air Force gone, the submarines gone. Do you think the war would have carried on for 4 years? That is what is Iran today. हाँ, वही है, इनिशियल स्टेप्स जो थे वो पूरे यूरोप के, रशिया तो शुरू में इनके साथ ही था। पहले दिन में अगर मान लो हिटलर उड़ गया होता, क्या आपको लगता है 5 साल युद्ध चला होता? नहीं, इसमें ना सी द थिंग इज कि मेरे को इससे थोड़ा सा डर लगता है कि सारी दुनिया का अगर एक ही चौधरी हो वो भी प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि अभी हमारे को इंक्रीजिंगली ऐसा लगता जा रहा है कि सिर्फ एक ही चौधरी है और वो चौधरी की डेयरिंग जो है वो फिनोमिनल लेवल का। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि ट्रंप अकेला है, बाइडन वो भी बिल्कुल ऐसे ही खेल रहा था। और दूसरा, अगर आप इन सारी चीज़ों को जैसा ईरान के साथ हुआ, अगर आप अपने आसपास देखो, ईरान के आसपास पहले सीरिया उड़ा, उसके बाद हिजबुल्लाह उड़ा, उसके बाद हमस साफ हुआ, इराक साफ हुआ, सुलेमानी, कासिम सुलेमानी गया तो इराक से आपका हाथ उड़ गया। पूरा प्लान। अगर वो पूरा प्लान था तो थोड़ी सी हमारे को भी आंखें खुली रखनी पड़ेगी कि अगर ईरान के आसपास के टक 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 करके इस तरह से उड़े, हमारे भी आसपास के टक 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 करके उड़ चुके हैं। पाकिस्तान की रिजीम चेंज हो चुकी है, म्यांमार में लड़ाई चल रही है, नेपाल की विकेट उड़ गई है, बांग्लादेश की विकेट उड़ गई है, अफगानिस्तान बदल चुका है, अफगानिस्तान चलिए, बट फॉर अ डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस, अलग रीजंस हैं, नॉट एंटी टेरर रीजंस। मगर उनके पीछे कौन है? इसको डिसोसिएट करना पड़ेगा, बिकॉज मैं कंप्लीटली फोकस्ड हूं ऑन द रीजंस ऑफ द वॉर। ठीक है। एंड सब कॉन्टिनेंट के अलग रीजंस हैं, ओके, एंड द टू आर सेपरेट। एंड इस केस में ना बाइडन एंड ट्रम्प के दोनों के तरीके बिल्कुल अलग थे। बाइडन एंड ओबामा सपोर्टेड ईरान विद बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उस डर में कि ये युद्ध ना हो जाए। एंड ट्रम्प ने पहले टर्म में फिर ईरान की डील कैंसिल कर दी थी और इस टर्म में जाके उसने युद्ध दे दिया है। तो इन दैट सेंस द टू आर कंप्लीटली डिफरेंट। डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक्स का व्यू इस पॉइंट पे कभी मर्ज नहीं हुआ। अब एक चीज़ जो दिक्कत वाली है वो ये है कि डेविल इन द डीप सी, अगर ये ईरान में इस लड़ाई को उस तरीके से ख़त्म करके नहीं जाते जैसा कि सारी दुनिया चाहती है और जैसा कि बाकी गल्फ कंट्रीज़ चाहती हैं, यानी
अगर ये आपने abject, ईरान ये की सोच, total surrender हाँ, पे ही होगा। टोटल सरेंडर पे ही होगा। अगर ये टोटल सरेंडर तक नहीं लेके जाते और ईरान की ये सोच किसी भी तरह से बची रह जा सकती है, तो फिर आप समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट हमेशा रैंसम पे नहीं रहेगा। रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज नहीं हमेशा रहेगा। रैंसम पे रहेगी। नहीं, आई एम सुदीप, जस्ट क्रिएटिंग, सुदीप, मैं ये दूसरे वाले पे आ ये रहा था। ऑप्शन ही नहीं है, हाँ, ये अब ऑप्शन ही नहीं सो है। देयर दिस ऑप्शन डजंट एग्जिस्ट के यूएई फिर से दोबारा मिसाइल को इंटरसेप्ट करे। अगर ऐसा ऑप्शन रह गया, देन द वॉर इज स्टिल नॉट ओवर। नॉट ओवर, ओके, मतलब गोल्स आर नॉट अचीव। Goals are not, then the goals are not नाउ achieved. माय This has to काउंटर, be a signed document. माय काउंटर क्वेश्चन इज कि अगर यूएस जीत गया, इजराइल, इसमें एक ही विनर हो सकता है, इजराइल। यूएस इज अ इजराइल साइड तो स्टोरी। जहां पे है सो है, इजराइल तो नया रीजनल पावर है, उसमें कोई शक नहीं इसमें विनर ठीक इजराइल है। ही है, यूएस इज नॉट द विनर। इसराइल को एक सेकंड, यूएस है, यूएस गेम में है, आप ये नहीं कह सकते यूएस गेम में नहीं है। लेकिन अगर यूएस ये जीत गया, करण, कैन यू इमेजिन इनका थॉट प्रोसेस किस लेवल पे ये होगा? अलग ही गेम खेल रहे हैं। यार अलग गेम खेल रहे हैं, मगर जिस इम्प्यूनिटी के साथ ये दुनिया के जो भी राजा, इन्हें समझ नहीं आ रहा, जो भी जीता हुआ हो, चाहे वो इलेक्शंस जीत के आया हुआ हो, चाहे वो पुराना राजा हो, चाहे वो डिक्टेटर हो, इनका जिसका मन कर रहा है ये उसको उड़ा रहे हैं। तो तो ऐसे उसका एक रीजन है, उसमें एक वी हैव टू गो बैक टू इनका थिंकिंग विच इज द मुनरो डॉक्ट्रिन। उस पे जाना पड़ेगा फिर, बिकॉज उसमें क्या हुआ था, अमेरिका एज अ नेशन इज अ क्रिएशन ऑफ द रेवोल्यूशन, राइट, ऑफ इट्स ओन रेवोल्यूशन। और उस वक्त जब अमेरिका क्रिएट हुआ था, तो यूरोप का बहुत धावा था, बहुत ठीक है। बोलबाला था ऑन अमेरिका, एंड दे हैड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, द यूरोपियंस डिसाइड करते थे कि क्या होगा। क्या होगा? तो मुनरो डॉक्ट्रिन के अंतर्गत जब वो प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, तो दे डिसाइडेड कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूरोप का कोई काम नहीं होगा, एंड दे पुश्ड बैक। उसी को रिवाइव करा इस बारी डोनाल्ड ट्रंप ने, तभी डोनरो डॉक्ट्रिन बन गया कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ना रशिया ना चाइना का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। सो अगर आप देखो वेनेजुएला में, whether you look at Chile, whether you look at now Cuba, every one of these nations has direct intervention from From the China, US. From China. Okay, fine. मुनरो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में फुल कंट्रोल अमेरिका का ही होगा। ठीक है। तो वो तो सक्सेसफुल हो गया, पर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है अब ये डॉक्ट्रिन मेरे को फिर से लागू करनी है, क्योंकि 100 साल के बाद ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर चला गया उनसे। क्यूबा में रशियन मिसाइल्स वर बेस्ड इन क्यूबा श्रीलंका इंडिया है, ठीक है, बिल्कुल चिपका हुआ है। हाँ। चिपका हुआ है। अब सोचो श्रीलंका में हनबन टोटा पोर्ट में चाइनीज मिसाइल हैं, तो हाउ विल वी फील। तो क्यूबा इनके हाथ से चला गया, वेनेजुएला इनके हाथ से चला गया, चिली में सारे पोर्ट जो भी बन रहे हैं वो सब चाइनीज पोर्ट बन रहे हैं। सो वो हेमिस्फीयर चाइनीज हेमिस्फीयर में चला गया। सो डोनाल्ड ट्रंप अपने डॉक्ट्रिन को रिवाइव कर रहा है, जो कि लिखा हुआ है इनके, श्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ही इज ओनली रिवाइविंग दैट। आई एम नॉट सेइंग वो गलत है या सही है, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्चुअली मेरा वही क्वेश्चन था कि अगर हमने इनको आज, या हम क्या, हमारी तो इतनी ताकत नहीं है कि हम इनको रोक पाएं, अगर सारी दुनिया मिलके इसको आज नहीं रोकती, तो एक तरफ आप बोलते हो ईरान जीत गया या हार के भी जीत गया अगर सोच बच गई, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये बोलते हो कि यूएस को रोकने वाला कोई नहीं है, एक अकेला हेजेमॉन है, एक अकेली ताकत दुनिया की, ना चाइना ना रशिया, क्योंकि चाइना ओपनली मिलिटरीली सामने आ ही नहीं सकता, और रशिया दबा हुआ है, तो अगर ये एक अकेला पावर रह गया तो आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया में कितनी तबाही ये मचा सकता है। So there और are डू two यू ways. डू यू थिंक इट्स हेडेड दैट वे? No, there is a reason for it. I don't think it's headed towards conflict only. Please try and understand, सुदीप, इसमें क्या है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा देश है। क्या हम जाके चढ़ जाते हैं बर्मा के ऊपर? क्या हम भूटान के ऊपर कभी लैंड क्लेम करते हैं? हमने बोला है नेपाल कार्टियोग्राफी वॉर कर सकते हो, बट हमने कभी बोला है कि लुम्पिनी हमारा है? कभी अफगानिस्तान का लैंड मांगा? बट ये भी अलाउड नहीं है कि हनबन टोटा पोर्ट में चाइनीज पोर्ट बना ले और हम कुछ करें। ठीक है। सो एक स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, उस स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में सब खेलते हैं। आई थिंक द अमेरिकन आर ओनली रिक्लेमिंग दिस स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जो कि उन्होंने 50-60 साल में खो दिया था। अपने एरिया में ही काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बट दैट डजंट मीन कि इंडिया विल यूज aggression. And to that extent, I do think that the Americans are right in claiming what is theirs, their area. Right. Because the Chinese have deeply penetrated South America for mines, for ports, for raw materials, for rare earth.
एंड दैट इज वाई चाइना इतना बड़ा बन चुका कि रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में 90% उसका कंट्रोल है. उसको चाहे तो अमेरिका की इंडस्ट्रीज बंद कर दे. तो कोविड के टाइम में व्हाट हैड हैपेंड इज सेमीकंडक्टर, ट्रम्प फर्स्ट ट्रम्प इलेक्शन में सेमीकंडक्टर उसने बोला कि मैं अब चाइना को दूंगा नहीं, ठीक है, बिकॉज दे वर यूजिंग इट फॉर. सो चाइना ने मुड़ के बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं तुमको रेयर अर्थ नहीं दूंगा. एंड रेयर अर्थ का जो यूजेज है दैट इज अक्रॉस एवरीथिंग फ्रॉम ईवीज टू बैटरीज टू एयरक्राफ्ट टू एवियोनिक्स टू इंजन्स, एंड सेमीकंडक्टर का भी यूजेज हर चीज में. सो दिस बैटल इज बिटवीन टू पावर्स एंड व्हाट यू आर सीइंग इज प्लेइंग आउट बिटवीन कंट्रीज. बेसिकली गेम अमेरिका और चाइना के बीच में ही चल रहा है, बट बैटल फील्ड पे नहीं चल रहा है. ये चल रहा है ऑन इकोनॉमिक फ्रंट्स. नहीं, कुछ के दिमाग में भी चल रहा है. जैसे एक हमारा पड़ोसी है, उसको अचानक ये लग रहा है कि खित्ते का चौधरी तो मैं हूँ, मीडिएशन मैं करा रहा हूँ, सब कुछ मैं करा रहा हूँ. वो देश मेरे हिसाब से इररिलेवेंट हो मैं वो देश इररिलेवेंट हो गया. मैं उस दिन सोच के बड़ा हैरान था कि देखो ईरान किस तरह से इन लोगों को मैसेज पास करने की कोशिश कर रहा है. जिस दिन पाकिस्तान ने ऑफर किया कि मैं तुम्हारे बीच में मीडिएट करता हूँ, उससे एक दिन पहले उससे 2 दिन पहले ईद का टाइम जो था, तो इस चौधरी ने प्रपोज किया कि मैं मीडिएशन करा देता हूँ. अब सारी दुनिया देख रही है पाकिस्तान मीडिएशन करा रहा है, और उससे 2 दिन पहले, ईद से 1 दिन पहले, ईरान ने ऑफर किया था कि मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन करवा देता हूँ. तो वो बेसिकली उसको मैसेज पास करने की कोशिश कर रहे थे, ब्रो तू पहले अपना तो देख ले, मीडिएशन के लिए बाद में चलना. अच्छा, एक और मैसेज उन्होंने पास किया. दे सेड हम सारे पाकिस्तानियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इस जंग में ईरान की मदद की. अब आसिम मुनीर सोच रहा है साला हम तो बड़े शैतान और छोटे शैतान के साथ दोस्ती करके आए हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं. तो वो बेसिकली इनको ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, हुक्मरान की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ. एंड दैट वाज अ वेरी सटल बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. जिस दिन खमेनी मरा है उसके अगले दिन पहला बड़ा अटैक कराची में कॉन्सुलेट ऑफ यूएस पाकिस्तान के अंदर हुआ है. तो वो उन पाकिस्तान प्रोटेस्टर्स जो अंदर घुस के गए थे, 10-12 मारे भी गए, अमेरिकन्स ने मार दिया, लेकिन वो मैसेज जो था वो पाकिस्तानियों के लिए था. वो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए नहीं था. वो ये था कि ये पाकिस्तानी जो हैं इनको खड़ा करने की काबिलियत. और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिस तरह से हिजबुल्ला है, जिस तरह से पीएमएफ है इराक में, एक किताब हिजबुल्ला इराक में भी है, हमस थी, हूथी हैं, आप जानते हो 2 और हैं. बिल्कुल ऐसी ही 2 ऑर्गेनाइजेशंस और हैं जिसके बारे में बहुत कम दुनिया जानती है. एक का नाम है लीवा जेनेबियोन. कहाँ पे है ये? नो आइडिया. इट्स इन पाकिस्तान. अच्छा. जिस तरह से हिजबुल्ला है उसी तरह से ईरान में शियाज की 5,000 के करीब इनके फाइटर्स हैं जो सीरिया में असाद के लिए लड़ के आए हैं. वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स, गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ के शिया फाइटर्स हैं. दैट इज कॉल्ड लीवा जेनेबियोन. तो पाकिस्तान के अंदर भी शिया की फौजें बैठी हुई हैं, ईरान सपोर्टेड. तो आप अभी लड़ रहे हो टीटीपी से, बलूचिस्तान से और अफगानिस्तान से, अब आपका ये फ्रंट भी खुल जाएगा अभी शियाज के साथ. ये हुआ है ना अभी 6 महीने पहले बलूचिस्तान के एरिया में दे वर फायरिंग मिसाइल्स अगेंस्ट ईच करेक्ट. अदर. सो दैट बलूचिस्तान आल्सो हैज शियाज. मगर ये जो लीवा जेनेबियोन है ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाली है और ये सीरिया में लड़ के आ चुके. तो ईरान ने सिर्फ हिजबुल्ला हूथी नहीं क्रिएट किए हुए, ईरान ने ये भी क्रिएट किए हुए हैं. और एक और है लीवा फतेम्यून. वो बताओ कहाँ पे बैठी है? वो बैठी है अफगानिस्तान में. तो जो हजारास हैं अफगानिस्तान के, दे आर आल्सो शियाज. अब उनके साथ भी यही जुड़े हुए हैं. सो ये 2 तो अभी ईरान ने अनलीश ही नहीं की. तो जब ये पाकिस्तान को बोल रहे थे ना कि थैंक यू पाकिस्तान, ये बेसिकली आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को बता रहे थे छोड़ दूं, ये वाला भी छोड़ दूं, क्योंकि अगर इन्होंने ये छोड़ दिया तो पाकिस्तानी ऐसा धड़ करके दौड़ेगा. 15% शिया है यार. और उसके टीटीपी ने काफी एंड दैट इज द रीजन. अगले दिन ही आसिम मुनीर ने क्या बोला? ईद के दिन जब वो शिया क्लेरिक के साथ बात कर रहा था, आसिम मुनीर बोलता है इफ यू लव ईरान गो टू ईरान. बेसिकली वो अपने शियाज को बोल रहा था तुम उनकी मत सुनना, चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा. बट उसको मैसेज मिल गया कि ईरान इनको भी चाबी टाइट करके तेरे पीछे दौड़ा सकता है,
तो तू समझ जा। बट सुदीप आप देखो ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड गुत्थियां इन्होंने, बहुत complicated है। कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर कैन द वर्ल्ड अलाउ दिस टू कंटिन्यू इज माय फंडामेंटल क्वेश्चन। कैन नॉट, बिकॉज इट हैज टू बी। ये तो आप जो बोल रहे हैं ना, थ्रेड बाय थ्रेड इसको रोल इन करना पड़ेगा आपको। मेरे को इंडिया की तरफ से जो चिंता मेरे को ये है वो ये है कि देखिए, अगर ईरान में रिजीम चेंज हो जाती है और एक ऐसी रिजीम आ जाती है जो या तो प्रो यूएस, और आज की तारीख में अगर हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का वहां पे कोई इन्फ्लुएंस रह जाता है, तो हमारा एक बहुत बड़ा लेवरेज खत्म हो जाता है। और वो लेवरेज क्या है? आज की तारीख में अगर हम अफगानिस्तान को सपोर्ट कर पा रहे हैं, या फिर अगर हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं, जिसको हम एज ए कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को उनके हक मिलने चाहिए, और वैसे भी देश तो छीना ही हुआ है, वो सारा का सारा सपोर्ट जो है वो इसलिए कर पा रहे थे। आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू सुदीप। उसमें देयर इज अ रीजन व्हाई, बिकॉज पिछले रफली 15 साल में वेदर इन द यूनाइटेड नेशंस और ऑन कोर इश्यूज आपका ईरानियन सपोर्ट खत्म हो गया था। इनफैक्ट आपका चाबार पोर्ट का भी जो इन्वेस्टमेंट था वो भी जीरो हो गया था। जीरो हो गया था, ठीक है। सो 15-18 साल से ये रिलेशनशिप काफी अंडरस्ट्रेन है। अंडरस्ट्रेन था। द ओनली रीजन वाज वी वर इन सैंक्शंस। ईरान के सैंक्शंस में हम ऑयल खरीद के राइस दे रहे थे, सो बार्टर ट्रेड चल रहा था। दैट वाज द लास्ट स्टैंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन द इरानियंस एंड द इंडियंस। बाकी सब जगह पे पेन पॉइंट काफी हो चुका था। नहीं, पेन पॉइंट मैं मानता हूँ, लेकिन आपका अगर बॉर्डर बलूचिस्तान के साथ लगता नहीं, आपका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता नहीं, हाउ आर वी एबल टू सपोर्ट देम? चाइना से उड़ के आप जा नहीं सकते, अनलेस यू क्रॉस ईरान, आप इस साइड से नहीं जा सकते। So what is happening is the creation of the INSTC corridor. One of the things that India is trying to do is build something like the initiative of Belt and Road का जो करेक्ट, opposite ठीक है। है। सो But यूएई स्टार्ट पॉइंट, UAE and goes to Saudi Arabia. सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, And इजराइल, then और you उसके get, बाद ऊपर। पर इंस्टक का भी जो कॉरिडोर है वो है while it is through Iran, but it goes straight into Russia. नहीं, मेरी चिंता वो नहीं थी। मैं जो सोच रहा था, मिलिटरीली या फिर पाकिस्तान को कंटेन्ड रखने के लिए, जो हमारा वो अननोन गनमैन जो घूम रहा है, उसको अगर हमें सपोर्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान की तरफ, टीटीपी की तरफ और अफगानिस्तान की तरफ, तो रास्ता क्या है? ईरान। क्योंकि तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, नहीं, ये सारे के सारे। बट उसमें देखो ना सुदीप, वेयर वॉज कुलभूषण कॉट? थिंक अबाउट इट। ये हो चुका है हमारे साथ कि हमने डिपेंड, सो ईरान के थ्रू चाबहार पोर्ट उसको बोला कि तेरे को बलूचिस्तान, एंड ही वाज कॉट इन बलूचिस्तान। सो वो सारे चीजें इन अ वे हमारे लिए खत्म ही हो रही हैं। सो नए मॉडल्स आएंगे, एंड दैट इज द पॉइंट आई बीन मेकिंग, दैट ये जितने मॉडल्स है ये सब खत्म हो चुके हैं। एंड किसने कहाँ सोचा था कि तालिबान जाके अटैक कर देगा? यार तालिबान तो पाकिस्तान का क्रिएशन है, मुझ जिसे मुझ बोलते हैं, ठीक है। एंड तालिबान ने जाके वहां से अटैक कर दिया है पाकिस्तान को। बलूचीज अब अपने सपोर्ट में, द इरानियंस वर फाइटिंग अ वॉर विद पाकिस्तान 6 months ago. They were firing missiles at each other. अच्छा खासा युद्ध हो गया था। सिस्तान बलूचिस्तान दोनों साइड फायर हुआ। हाँ। क्या पता द रिवर्स इज हैपनिंग, दैट क्या Okay. पता देयर इज, क्या पता इंडिया इज एट प्ले आउट हियर क्रिएटिंग दिस नहीं, this आई एम dissonance. सेइंग, मैं तो बोल रहा हूँ कि इंडिया इज एट प्ले। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि लॉजिस्टिकली सपोर्ट कैसे करोगे? अगर ईरान आपके हाथ में है तो लॉजिस्टिकली कैसे खत्म हो करोगे? गया था। आई डोंट थिंक द लॉजिस्टिक सपोर्ट फिर वाज, सस्टेनेंस कैसे होगा? नहीं वही मैं कह रहा हूँ, बिटवीन, सो यू हैव डायरेक्ट एक्सेस नाउ ऑन अफगानिस्तान। 200 किलोमीटर का बॉर्डर है। वी हैव अ वेरी स्मॉल 200 किलोमीटर बॉर्डर विद अफगानिस्तान। छोटा सा इतना एक्सेस, यस, वेरी स्मॉल बेसिक स्ट्रक्चर है वो। यार यूज हुआ करण है नहीं है, for गिलगिट covert बाल्टिस्तान action हमारे इन्होंने- पास नहीं, POK में है। गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू, सो वेयर आर पीपल आर नॉट गोइंग फ्रॉम ईरान। अरे बाबा, तभी क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? जब जिस समय ये अयूब खान ने, ये जो शख्सगाम वैली, जिसके ऊपर अभी शख्सगाम वैली में जो चाइना ने टैंक्स वगैरह सारे खड़े कर रखे हैं, व्हाई इट इज सो हॉटली कंटेस्टेड? या तो चाइना का कनेक्शन बन सकता है पाकिस्तान के साथ, या इंडिया का बन सकता है अफगानिस्तान के साथ। ट्राइजंक्शन है। तो अभी वो चला गया चाइना पाकिस्तान के पास, एंड दैट इज द रीजन व्हाई पाकिस्तान गिफ्टेड इट टू चाइना, कि मैं तो डिफेंड कर नहीं पाऊंगा, इनको दे देता हूं। और इन्होंने शख्सगाम point, पकड़ा दिया fair चाइना point. को। तो हाँ, टेक्निकली हमारा है, मगर हमारा कंट्रोल नहीं है। नहीं, मैं, your question was how do you have leverage? Your हाँ, question, that's where it right, came from. हाँ, Your ठीक। question was the leverage of how do you get into location जहाँ पे आप नहीं जा सकते. ठीक है। My point was there are porous areas available to go, and doesn't mean you only need Iran for that. That's the point I was trying to make.
ओके सो हाँ ठीक है पोरस बॉर्डर्स आर अवेलेबल कराकोरम हाँ कराकोरम एंड के देयर इज थ्रू अ एंड एवरीथिंग 100-150 किलोमीटर वाला ये पोरस बॉर्डर के थ्रू ही हो रहा है ये सब. एंड नहीं कुलभूषण यादव के केस के बाद तो ये और भी ज्यादा हो गया है. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का सबसे ज्यादा एलोकेशन इज टू अफगानिस्तान इन Right. टर्म्स ऑफ एड. Right. उसकी पार्लियामेंट, रोड्स, डैम्स, प्रोजेक्ट, स्कूल सब कुछ फंडेड बाय इंडिया है. And that is because people to people relationship has been of the highest order. करेक्ट Baluchistan में तो आप soldier हो, you know what kind of relationship. I'm saying if you look at our own abilities right now, the Indian state is also now exerting power and creating dissonance so that reverse ना हो जाए. करेक्ट And that's where I was saying कि ये जो पुराने मॉडल थे ईरान वाले अब यूज नहीं होते हैं. राइट ठीक है इंक्लूडिंग एनर्जी ट्रांसफर, इंक्लूडिंग जहां पे हमारा प्रॉब्लम है वो है गैस का. बिकॉज गैस इंक्लूजन कम्स फ्रॉम Qatar कतार and एंड Iran. गैस का Yeah, अपने same को fields. सीरियस इशू है. रशिया इज अनेबल टू प्रोवाइड दैट बिकॉज रूट थोड़ा लंबा है, बट ऑयल विल कम फ्रॉम रशिया. आई थिंक बड़ा ज़रूरी है अगर ये पीओके वाला शख्सगाम वैली का हम एरिया उड़ा लेते हैं एंड इफ गैस कैन फ्लो ऑल द वे फ्रॉम रशिया टू तुर्कमेनिस्तान टू अफगानिस्तान टू इंडिया एक ये अगर हम चाइना से बातचीत करके शख्सगाम वैली एक कॉरिडोर भी ऊपर से ले लें वैली विल नेवर कम. इट विल नेवर कम ऑब्वियसली और बिकॉज वो- सो बट व्हाट आई एम But सेइंग इज उसके व्हाट आई एम ऊपर सेइंग सियाचिन है. इन अ गुड वर्ल्ड इन अ But गुड शख्स- वर्ल्ड हाँ, in a शख्सगाम good world if we get a corridor द कॉरिडोर इज कमिंग. if the corridor comes that also is This a big corridor thing is आप the- सोचो आपका यूरोप के साथ डायरेक्ट तो ये ब्रिक्स में जो अभी G7 G20 में यही तो साइन हुआ था. नहीं but that's a sea corridor it's not a land corridor land corridor has to come Sea, through land, Pakistan and sea. China Sea, land, sea. sea land sea Sea, land, sea. so sea land sea starting from Dubai starting from UAE But इसको and as soon as the war and started, just see एक महीना पहले उसके एक महीने के अंदर ये सारा हो गया हमास का अटैक जो है इट हैपेंड 23. 1 month एक महीने के अंदर साइन हुआ नेतन्याहू एंड मोदी और बहुत अनाउंस्ड इंटरेस्टिंग एक चीज और हो रही है एक महीने के अंदर अटैक कि जितने बड़े देश थे जिन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साइन किया था, दे आर बैकिंग ऑफ दे आर बैकिंग ऑफ, इंक्लूडिंग इटली. क्योंकि उनकी जो मटेरियल, चाइनीज मटेरियल एंड ट्रेन्स गोज राइट इनटू यूरोप एंड दे आर नाउ बैकिंग ऑफ. पनामा कैनाल राइट दे दिया वापस चाइना ने because of what is happening. Correct. And that gets me to your original question. Is America exerting excessive power or taking back its power? मेरे हिसाब से जो उसका हक था वो सिर्फ वापस ले रहा है and it's looking bigger because 50-60 साल से उसने ये सब किया नहीं था. नहीं बट द थिंग इज ओवर कॉन्फिडेंस जब आपको इतनी सारी विक्ट्रीज वन आफ्टर द अदर हाथ लगे आप सीरिया में घुसो सीरिया मिल जाए मदुरो को उठाना मदुरो उठा लिया ईरान में घुसे ईरान को ख़त्म कर दिया जब इस तरह के सक्सेसेस आपके हाथ लगे ना तो कभी कभी दिमाग वो अलग उनको घूम जाता है उनको That can ठंडा be रखने very के लिए dangerous for the शायद world. क्योंकि अब तो ये किसी चीज़ पे रुक ही नहीं रहा शायद एक ही बंदा है जो इनको थोड़ा ठंडा रख सकता है. मोदी जी उसमें भी एक टेक्निकल रीजन है. हाँ, ये पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले आपको याद है मैं आपसे पूछ रहा था कि ईरान के पास बॉम्ब नहीं आया है. हाँ, अच्छा Billions ये of तो बताओ dollars. हाँ करेक्ट बिलियन ऑफ डॉलर्स. हाँ ऑयल दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी ऑयल का बेताज बादशाह, पैसों की कोई कमी कोई नहीं. कमी नहीं 2026 तक बॉम्ब नहीं आया. टेक्नोलॉजी वाइज आल्सो मच सुपीरियर टू ईरानियन कल्चर, ईरानियन इंटेलिजेंस की सिविलाइजेशन है सारे ईरानियन कितनी दुनिया के सीईओ हैं. 2026 तक बॉम्ब नहीं आया. एक भिखारी देश जिनके पास खाने के पैसे नहीं है उनका 80s में बॉम्ब आ गया. एंड एक ही बंदे का नाम बार बार आता है, AQ खान AQ खान कर दिया. AQ खान ने बॉम्ब बना दिया मगर पूरा ईरान बॉम्ब नहीं बना पाया. एंड माय लॉजिक टू दैट इज टर्की में भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं बट वो अमेरिकन है, यूएस कंट्रोल्ड है वो नेटो कंट्रोल्ड है. इटली में भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं बट वो अमेरिकन है. एंड सेम थिंग इज इन पाकिस्तान. नेटो नहीं है पाकिस्तान बट ये एंटी रशिया वेपन्स थे एट द टाइम ऑफ द मुजाहिदीन वॉर. जब रशिया ने अटैक किया अफगानिस्तान पे, व्हाट द पाकिस्तानीज टोल्ड अमेरिका कि ये अफगानिस्तान में नहीं रुकने वाले हैं, ये इनको चाहिए वार्म वाटर एक्सेस टू अरेबियन सी. राइट So they sold the idea to the Americans that
that the Russians are coming to take Baluchistan and ports of Arabian Sea. They never had warm waters. And that is when the Americans put nukes in Pakistan. And now gets me to the point of Operation Sindhur. जब hit हुआ, whether in Kirana or Noor Khan, India hit American assets. नहीं तो सबसे बड़ा ट्रेड डिस्कशन इंडिया और यूएस का डे वन से चालू हो गया था ट्रेड के ऊपर. Okay. वी वर द फर्स्ट कंट्री टू हैव साइंड ऑन ट्रेड. Correct. हाँ, Modi was one of the first ऑपरेशन leaders to सिंदूर के visit. थर्ड दिन के बाद पूरी स्टोरी बदल गई. ट्रंप ने डे वन पे बोला ये हमारी लड़ाई नहीं है, जो करना है करो. हाँ, ठीक है. रिवर्स ट्रेड डील हम लोग साइन कर रहे थे, रिवर्स. पाकिस्तान के ऊपर 10% या 15% का ट्रेड टैरिफ लगा, हमारे ऊपर 50%. Everything after day 3 changed between India and America because we hit American assets. And so the only person who can control the Americans is also Modi ji. Unintentionally or intentionally, I'm not commenting on that. But it seems now research is suggesting that maybe 18 to 19 soldiers also may have died. US soldiers. US soldiers. Okay. Because remember, Sudeep, F-16s की जो servicing हाँ, होती ठीक है, है. That is ground that is based, all Noor Khan. that is all outsourced. It's Right. not insourced. हाँ. And वहाँ पे जो hit हुआ है, plus Kirana, is some serious damage. So it gets me to the point that Pakistanis perhaps do not own a nuclear weapon of their own. So Sudeep, as usual, I am so happy कि हम लोग ये कर पाए. इसको तो हमको रेगुलर करना चाहिए. I just learned so much from you. और आपके वीडियो देखकर तो मैं वैसे ही मुल्ला नजरुद्दीन आज दिख नहीं रहे मेरे को यहाँ पे. मिलेगा अभी घूमता हुआ. बट और उस लोकेशन पे भी हम लोग शूट करेंगे नेक्स्ट टाइम जहाँ से आप शूट करते हो. बट थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. नहीं, उस लोकेशन पे अभी चमका. टॉयलेट सीट पे सिर्फ एक आदमी की जगह है. नोट कर लेना, करण ने जो बोल्ड वाले 2 स्टेटमेंट दिए हैं वो Peace and prosperity. उसके ऊपर नजर रखना. पीस एंड प्रोस्पेरिटी. एंड आपके इन्वेस्टमेंट मैं कराऊंगा, नॉट इन. थैंक यू सो मच. ग्रेट. थैंक यू. बाय.